जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस इस अकेली एक वीडियो से आपके 10 क्वेश्चन एफकेट के अंदर, और गाइस ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगी, खासकर जो बच्चे आईएमए के लिए जाएंगे। तो मैथ्स का जो पोर्शन है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इस वाले में मैं अपनी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कोई भी होगा, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो से पकड़ के डायरेक्ट ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। पूरा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। सीधा फंडा है, अपना कॉमन सेंस लगाओ और डिजिटल सम लगाओ। डीएस ट्रिक जिसको मैं बोलता हूँ, डिजिटल सम की ट्रिक होती है वो मेरी खुद की ट्रिक्स हैं, आपको यूट्यूब पे वो नहीं मिलने वाली हैं। और किस तरीके से उसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है, वो वाली चीज़ भी सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये वीडियो 45 मिनट के आसपास की होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और तमीज़ से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। एक्चुअली क्या होगा इसके अंदर, 27 अगस्त 2022 का पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, 27 अगस्त, जो कि पिछले साल इसी समय हुआ था, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम से पहले, अगर आपका एफकेट का एग्जाम कोई सी भी तारीख को है, 25 को है, 26 को है, 27 को है, कुछ नहीं करना है। इस 45 मिनट की वीडियो में मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवाया है, एक पूरा पेपर सॉल्व करवाया है। तो आपको क्या उससे एक आइडिया पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं भी आता है, हमको नहीं पता कि क्या चीज़ करना है इसके अंदर, तो एग्जैक्टली आपको मतलब उल्टा सॉल्व कर दो क्वेश्चन को। समझ रहे हो ना बात को। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक होंगी इसके अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे 2x पे देखो, 3x पे देखो, मुझे नहीं पता, कभी भी देखो, कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, बट इसको कंप्लीट देखना, क्योंकि एंड तक भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच स्टार्टिंग में सीखने के लिए मिल गया, हो गया। बीच में हर एक क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, हर एक क्वेश्चन के अंदर एक आपको चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि बीच में छोड़ के चलेगा, ऐसा मत करना, क्योंकि एक पेपर है, उसको बस कंप्लीट सॉल्व कर लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ मैन एंड हिज सन इज 40, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 11:5 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एज ऑफ द सन। ठीक है, अब देखो आप पढ़ने का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लोगे, मैं सॉल्व नहीं करता, मैं इस तरीके को बस इसको देखता। 11x है फादर की एज और 5x है सन की एज। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आंसर आएगा ना, वो सन की पूछ रहा है, तो मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा, मतलब जो 5 के टेबल में आता है, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा, मतलब वो 5 का मल्टीपल होगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 28 5 के टेबल में नहीं आता, 14 भी नहीं आता, तो दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन तो आपके पहले ही कैंसिल हो गए। अब बचे ये दोनों ऑप्शन बच गए। अब बाकी का पार्ट ये वाला सॉल्व करने से हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो उनका एवरेज है, एवरेज कितना होता है, दोनों को प्लस करके, जो भी उनके रेशियो उसको प्लस करके 2 करना है। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, और वो कितना बता रहा है, वो किसके बराबर है, 40 के, इक्वल्स टू 40। इसको सॉल्व करो, ये हो गया आपका ऊपर कितना आ गया, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे वाली पुट कर दो, 5 5 जा 25। तो पहले का आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। इजी था क्वेश्चन। हमने मतलब पढ़ने के बाद भी अगर अगर मेरे को टाइम कम होता तो मैं डायरेक्टली इन दोनों में से कोई सा भी आगे मार के चल सकते थे। ठीक है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को करता हूँ एग्जाम टाइम पे। आगे चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन एफकेट में आपको देखने के लिए मिलेंगे, और हर बार एक ही टाइप है, इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप ये पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे एक बार मेरे तरीके से, तो बहुत ईजी हो जाएगा। जब भी कभी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट पूछता है, इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मतलब यहाँ पर समझो a अपॉन बी है और यहाँ पे c अपॉन डी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है, ईजी होता है ये। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे 7/9, आगे लिखा 11/14, क्योंकि ऊपर के पहले दो चेक कर लो, फिर इन दोनों में से जो बड़ा आएगा फिर उसको अगले से चेक कर लो, फिर उन दोनों में से जो बड़ा आएगा उसको अगले से चेक कर लो। एक एक करके चेक करना होता है इसके अंदर, 3 ही बार चेक होगा, मैक्स 3 ही बार चेक होगा। ठीक है, ये इसका मेथड है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, इन दोनों को कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर लिया, ये कितना आ गया, 98 आ गया यहाँ पे, 14 7 जो 98, और ये आ गया आपको 99। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब अगले दो चेक करने हैं। ठीक है, अगले दो चेक कर लो आप। फिर से मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, 11/14 है, और यहाँ पे हो गया 3/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, ये आ गया आपका 44, ये आ गया आपका 42। कौन सा बड़ा है, ये वाला ही बड़ा है अभी भी। ठीक है, अब इसको अगर नेक्स्ट वाले से, लास्ट वाले से चेक कर लेते हैं। तो 11 अपॉन कितना, 14 को 10/13 से चेक कर लेते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 143, और ये हो गया 140। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला ही बड़ा है। तो मतलब आंसर कौन सा बड़ा है, उसने लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट अपना आंसर आ गया। इजी था। देखो अब मैंने एक आपको इजी वाला मेथड बता दिया, बट अगर कुछ इससे भी फास्ट हो सकता है अगर ये इतनी टफ ना दिया हुआ होता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एक और मेथड बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपको सारे मेथड आने चाहिए ना, आप ये मैं सोचो कि आपको एक ही मेथड आना चाहिए। अब हमने एक चीज़ ये याद करी थी, परसेंटेज में 1/9 किसके बराबर होता है, 11.11%। 1/14 किसके बराबर होता है, बताओ, 7.14%। वैसे ही 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के। वैसे ही अगर 1/13 बोलूँ तो 13 भी मैंने याद करवाया था, सब लोग साथ साथ आ जाते हैं, 7.77।
इस तरीके से याद करवाया था। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे 7/9 है, मतलब ऊपर वाले को हमने 7 से इंटू करा है, तो इस वाले को भी 7 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 77.77। अगले में 11/14 है, तो इसको 11 से इंटू करेंगे, इसको भी 11 से, तो ये आ जाएगा 78.54। अगले वाले को 3 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो इसलिए इसको 3 से इंटू करेंगे, कितना आ गया ये 75%। अगले वाले को 10 से इंटू करेंगे, ऊपर भी 10 से, यहाँ पे भी 10 से, ये हो गया 77%। तो सबसे बड़ी परसेंटेज ये हो गई। ये परसेंटेज मेथड है, ये भी इजी है, ऐसा नहीं है। अगर आपको परसेंटेज इसके लिए याद होनी चाहिए, बस इसमें ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्योंकि काफ़ी बच्चों को नहीं होती है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करें। मैंने आपको दोनों मेथड आपको बता दिए, ईजी था, मतलब डुएबल है ना। आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो गाइस, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, बट बच्चों को पता नहीं क्यों इतना हार्ड लगता है यार। एवरेज के क्वेश्चन अगर बेसिक मेथड से करोगे कभी गलत नहीं होगा। क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर है, 1 2 3 4 नंबर हो गए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 इज 16। पहले 3 का एवरेज कितना है, 16 है, और अगले 3 का एवरेज कितना है, 15 है। कोई दिक्कत नहीं। इफ द लास्ट नंबर इज 21, आखिरी नंबर उसने बता दिया तो 21 है, तो पहला नंबर फाइंड करना है फर्स्ट, ये वाला। देखो अपने को ये वाला नंबर फाइंड करना है, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। चलो इसको ABCD मान लेते हैं, ताकि एक्चुअली क्या है, क्योंकि z 2 की तरह लगता है, मैं इसलिए इसको ABCD मान रहा हूँ, ठीक है। ABCD मान लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इनका एवरेज कितना आ जाएगा, B + C + 21 डिवाइड बाई 3 होगा ना एवरेज, है ना, इक्वल्स टू 15 होगा। तो ये 3 आगे इंटू यहाँ पर हो जाएगा, कितना आ गया 45। इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटू में आ जाएगा ये 3, और ये आके यहाँ पे हो जाएगा -21। कितना आ गया 45 - 21, कितना आ गया 24। तो B + C की वैल्यू कितनी आ गई है, 24 आ गई है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई है, इन दोनों का सम कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमें आखिरी का पता है, इसका एवरेज कितना है, A B C का एवरेज कितना है, इसको अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे A + B + C का एवरेज कितना है, 16 है। इसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये भी इंटू में यहाँ पे आ जाएगा। तो 16 3 कितना होता है, 48। 48 आ गया। अब इन दोनों का सम हमें पता है कितना है, 24 है। पुट कर दो, यहाँ से ही पुट कर सकते हैं इसको। तो A + 24 = 48। तो A की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, 48 - 24 = 24। कोई दिक्कत, इजी था। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एवरेज में क्या है, वो एक साइड से आपको लास्ट वाली वैल्यू दे रहा है, तो वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करो। जहाँ पे आपको वैल्यूज गिवन होती है वहीं पर एक हिंट गिवन होता है। याद रखना, जहाँ पर आपको कोई वैल्यू गिवन है वहीं पर आपको हिंट गिवन है कि भाई पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे से नहीं करना, ठीक है। आगे समझ में, चलिए। देखो गाइस, अगर मैं इस क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ता, मैंने समझे पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, लेकिन सबसे रिलेटेबल और जो फैमिलियर परसेंटेज है, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। अब आपने परसेंटेज में अगर पढ़ाओ तो ये किसके बराबर होता है, 3/8। अगर समझो मेरे पास टाइम बहुत ही कम टाइम बच रहा है एफकेट के एग्जाम में, आखिरी का केवल 15 सेकंड बच रहे हैं, मेरे को कोई इसका आंसर टिक करना है, तो मैं ये टिक करके आगे चला जाता, ठीक है। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत टाइम बचता है एफकेट के एग्जाम में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी फैमिलियर परसेंटेज होती है वही ज़्यादातर आंसर होता है। ऐसे रैंडम कोई भी परसेंटेज का आंसर बहुत कम आएगा, बहुत ही कम आएगा, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है गाइस। अब बोलोगे सर ये तो कोई ट्रिक नहीं हुई सर, ये तो बहुत ही वेक ट्रिक हो गई। यार देखो, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बट ये बहुत काम आएंगी। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो फैमिलियर परसेंटेज हैं, जिसकी आपको वैल्यू पता है कि उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, तो वही आंसर होगा, मैक्सिमम टाइम वही आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ परसेंटेज बताता हूँ, 16.2 ऐसे करके लिखा हुआ है परसेंटेज, तो ये किसके बराबर होता है एक्चुअली में, बताओ, 2/3 के, ठीक है। मतलब इसी तरीके से आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यूज़ पता है तो वही ज़्यादातर आंसर होते हैं। बस मैं आपको एक तरीका था बताने का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको रब कर देते हैं हम लोग, ये सब, ठीक है। देखो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके पास 2 डज़न थे बनाना, उसने वो कितने खरीदे हैं, एट 16 पर डज़न, 16 पर डज़न के खरीदे हैं। तो 1 डज़न खरीदे तो 2 डज़न कितने हो गए, 16 दूनी 32 के हो गए। तो 2 डज़न बनाना उसने खरीद लिए 32 रुपये के, 32 के। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको कर देते हैं अलग। आफ्टर सेलिंग 18 बनाना, अब 18 कितने होता है, 1.5 डज़न बोल सकता हूँ, 1.5, क्योंकि 12 और 6 18 हो गया, ठीक है। उसने कितने के बेचे, 12 के बेचे, और जो बचे हुए मतलब जो आधा डज़न है उसने 4 पर डज़न के बेचे हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, इसने बेचा 1.5 डज़न, ठीक है, डज़न उसने बेचे 12 रुपये के, सॉरी कितने के, हाँ 12 रुपये के बेचे हैं। तो 12 रुपये का 1 डज़न ही तो बेचा है, और जो बाकी के आधे है वो 6, ठीक है। टोटल तो 12 का करना है ना अपने को, मतलब टोटल 1.5 करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1.5 डज़न है, तो ये तो हो गए 12 रुपये के। जो आधा किलो जो अलग से जो उसने आधा डज़न लिए हैं वो हो गए 6 के, तो टोटल कितने हो गए 18 रुपये। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और फिर बाकी के बच कितने गए, आधा डज़न और बच गए, वो उसने 4 पर डज़न, तो उसने आधा डज़न बेचे, तो कितने के बेचे होंगे, 2 रुपये के। तो ये कितना आ गया इसका, इन दोनों का सम कितना आ गया, RS
20 कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसने 32 के खरीदे और 20 के बेच दिए, तो उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस परसेंटेज ही वो पूछ रहा है कितना होगा। तो 32 से 20 का हो गया, तो 32 माइनस 20 अपॉन 32 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये आपका ऊपर आ गया 12 और नीचे आ गया 32 और ये आ गया ये। इसको काट दो, 3 4 3 जा 12 और 8 जा, तो 3/8 वही आ गया फ्रैक्शन। 3/8 का आंसर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 37.5, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर लेकर आएँ, कुछ थोड़ा सा कॉमन सेंस और दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा। आगे चलते हैं गाइज। दिस इज़ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर एफकेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा, हमेशा 99.99999%, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ये हमेशा क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, इसको पढ़ लेते हैं। इसी क्वेश्चन को एक बार समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन होता है। एक कंटेनर कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क, कंटेनर है उसमें 40 लीटर मिल्क था, कितना 40 लीटर मिल्क था, 40 एम लिख रहा हूँ, मिल्क को लिए एम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्लू कलर से मैं वाटर लिखूंगा। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट, 4 लीटर तो इसमें से निकाल लिया, बचा कितना बताओ, 36 बचा, 36 मिल्क बचा, और उसमें रिप्लेस बाई वाटर, और इसमें 4 लीटर पानी जोड़ दिया, 4 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसको 2 टाइम और करा। मतलब इसी तरीके से इस पूरे मिक्सचर में से अब जो निकाला जाएगा फिर से उसमें 4 लीटर पानी मिला जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। इस वाले प्रोसेस को 2 टाइम इन्होंने कराया, तो जो हाउ मच मिल्क, मतलब जो लास्ट में जो बचेगा मिल्क लेफ्ट है वो कितना बचेगा, उसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत ईजी है, टफ नहीं है ज़्यादा। मिल्क, और आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, मिल्क लेफ्ट, कितना मिल्क बच गया है लास्ट में, वो जो पूछ रहा है ना कितना मिल्क बच गया है, वो इक्वल्स टू ओरिजिनल जितना मिल्क था, ठीक है। ओरिजिनल मिल्क, एम लिख रहा हूँ मैं, मिल्क ओरिजिनल मिल्क जितना था, ब्रैकेट में 1 माइनस जितना उसमें वाटर ऐड करा है, वाटर ऐड, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मिल्क, फिर से ओरिजिनल मिल्क की पावर n। अब सर पूछेंगे सर ये n कहाँ से आ गया, भाई ये n वो है कितनी बार या फिर कितने टाइम्स बोल सकते हो आप, कितने टाइम्स हम इस वाले प्रोसेस को कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2 बार और 1 बार पहले हो गया, तो टोटल कितनी बार हुआ है यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अब कर लेते हैं, ओरिजिनल मिल्क कितना था, 40 था, 1 माइनस वाटर कितना ऐड किया है, 4, ओरिजिनल नीचे 4 था, 40 था सॉरी, ऊपर आ गया 3। इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 आ गया ये आ गया 1/10, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, 9/10 की पावर 3, तो इसको 3 बार इंटू ही कर देते हैं, 9/10, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है। अब गाइज यहाँ पर डीएस मेथड आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो डिफेंस स्पेक्ट्रम के ऑलरेडी जो पेड स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि डीएस मेथड क्या चीज़ होती है। फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ बच्चों को समझ में आ जाए। देखो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, वो 9 के टेबल में आता होगा। जैसे कि एक बार यहाँ पे मैं आपको 9 का टेबल लिख के दिखाता हूँ। इसी तरीके से हम लोग बचपन में लिखते थे 9 का टेबल। मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बस ये बोल रहा हूँ इतने बड़े को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ एक, ठीक है। फिर से इसको इसी तरीके से उल्टा करके, सॉरी गाइस यहाँ पे ना ये 8 फिर 9 फिर 0, ठीक है। अब आप एक चीज़ चेक करना, 9 के टेबल में जब भी आप डिजिटल सम करोगे, 1 और 8 कितना हो गया 9, 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 3 कितना हो गया 9, 5 और 4 कितना हो गया 9। मतलब इन दोनों का अगर आप सम करते हो तो हमेशा 9 ही आएगा। मतलब जो भी 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर हम 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आंसर आएगा हमारा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 9 का मल्टीपल होगा। मतलब उसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे चेक कर लो, इसका डिजिटल सम 9 नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है, इसका 3 और 2 5 हो गया, ये भी नहीं आएगा क्योंकि इसका 1 आ रहा है। इसका चेक कर लेते हैं 9 और ये आ गया आपका, इसको एग्जैक्टली एक बार काउंट करना। 9 को हम काट भी सकते हैं या 9 को हम ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि 9 को ऐड करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप इसको इस तरीके से भी ऐड करोगे 9 2 1 6 तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। चाहे तो आप चेक करके देख लेना। देखो ये हो गया 10 और ये 18 आ गया, फिर 18 को भी ऐड करोगे तो कितना आ गया 9। वही तो बोल रहा हूँ, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। इसका चेक कर लेते हैं 5 6 7 8 9, इसका भी 9 आ गया। मतलब आपको पता लगे या तो आंसर ये होगा भाई, या तो फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। अब उसके बाद कैसे करेंगे सर, आप फिर से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, नहीं करना पड़ेगा भाई। यहाँ देखो 9 9 कितना होता है 81, लास्ट में 1 आ गया, फिर 1 से इंटू करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया लास्ट में। सिर्फ मैं लास्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लास्ट में यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, अपने को क्या लेकर आना है 9। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो उसको यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं। अब हम केवल लास्ट डिजिट को चेक कर रहे हैं। देखो मैं इसको चाहूँ तो यहीं पर ही छोड़ के आगे चल सकता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इसकी मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ ताकि आपको वो पल्ले पड़ जाए। फिर से बताऊँगा 9 9 कितना हो गया 81, 1 आ गया।
फिर 1 से 9 को इंटू करेंगे, कितना आ गया, फिर से 9 आ गया, फिर लास्ट में यहाँ पे 4 है, तो 4 9 से कितना हो गया 36, तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, तो लास्ट में 6 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 29.16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत इजी मेथड था ये, मैंने सिर्फ आपको ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है, वरना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को। तो ये ओरिजिनल मैथ, ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसी टाइप से क्वेश्चन होगा ये वाला, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपके एग्जाम में ये। आगे चलते हैं। अब गाइज प्रोबेबिलिटी में आपको दो चीज़ बनानी आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक तो डाइस वाला क्वेश्चन आता है और एक कॉइन वाला होता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अब डाइस वाले के लिए क्या चीज़ करते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब बच्चे क्या चीज़ करते हैं, बच्चे याद करते हैं सर इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर अगले में क्या आएगा 2 1 आएगा, या फिर 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन पता है यहाँ पर ना आप छोटी सी एक जगह से मार खा रहे हो। यहाँ पे उसने पूछा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का वो सम पूछता है ना, तो बच्चे यहाँ पे हमेशा इस वाले क्वेश्चन को गलत ही कर आएंगे। तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब आपको ये टेबल तो बनानी आनी ही चाहिए इस टाइप से, बट अगर वो सम नहीं पूछ रहा है, अगर वो सम पूछ रहा है तो कौन सी टेबल बननी चाहिए। मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, देखो 1 और 1 का सम कितना आ गया 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। 1 और 2 और 1 का कितना आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। बोलेंगे सर सारी टेबल थोड़ी ना याद कर सकते हैं, प्लीज़ सिर्फ 2 ही टेबल याद करनी है आपको डाइस के अंदर, एक तो नॉर्मल वाली जो मैंने बनाई थी, एक सम वाली। सम वाली मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से याद करनी होती है। देखो बस एक सेकंड देना, देखो इस तरीके से बना लेना। अब स्टार्टिंग यहाँ से 2 करना है, फिर यहाँ पे 3 हो गया, तो डायगनली यहाँ पे भी 3 आएगा, फिर अगले में 4 लिखना है, फिर यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, फिर अगले में 5, फिर यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, फिर अगले में 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अगले में 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर 7, फिर अगले में, क्योंकि लास्ट में देखो 7 है, स्टार्टिंग 2 से हो रही है, लास्ट में 7 है, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 11, फिर 11, और लास्ट वाले में 12 आ गया, क्योंकि 6 और 6 यहाँ पे क्या आएगा, 6 और 6 आएगा लास्ट में, तो यहाँ पे हो गया 12। तो अब उसने पूछा है कि वो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी हो, तो 4 से कौन कौन से डिविजिबल होंगे बताना, इस वाले टेबल से बताओ। 4 से एक तो 4 होगा, और एक 8 होगा, और 6 से कौन कौन से होंगे बताओ, खुद 6 होगा और 12 होगा, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। बस अब इनको काउंट कर लो। एक तो 4 वाली लाइन मैं ब्लू कलर से इसको मार्क कर देता हूँ, कितने 4 हो गए यहाँ पे, इनको काउंट कर लो, कितने 6 हो गए, काउंट कर लो इसको, कितने 8 हो गए, कर लो इनको काउंट, फिर और 12 तो एक ही है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए 14 हो गए। तो 14 और टोटल कितने होते हैं 36 होते हैं, उसको काट दो, उसे काट दो 7 जा, और ये बच गया आपका 18, ठीक है। तो 7/18 आंसर आ गया आपका, 7/18 कोई आंसर है ये रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया 7:, मतलब 7/18। कोई दिक्कत थी। अब गाइस इसमें ना एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे एंड इसकी जगह और की जगह मैं कर देता एंड, तब आंसर क्या होता। अब मेरे को बताओ, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर इसकी जगह एंड हो जाता, अगर और की जगह एंड हो जाता, तो फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। देखो और में क्या होता है, दोनों के काउंट होंगे, 4 के भी काउंट होंगे, 6 के भी, और एंड जब आता है तो दोनों के जो कॉमन है सिर्फ वो वाले काउंट होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर इसमें कॉमन तो ही नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 12 लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, और 6 के 12, तो सिर्फ एक ही कॉमन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/36। मैंने पहले आंसर बता दिया, बोलो छोड़ो ठीक है। अगर एंड आंसर होता 4 एंड 6 होता, तो आंसर ये आता 1/36, लेकिन और था तो दोनों के काउंट होंगे। याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, और वो यहाँ पे अगली बार जब क्वेश्चन देगा तो चेंज करके देगा, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, इसको मैं बोलता हूँ लैंग्वेज क्वेश्चन। लैंग्वेज मतलब ये आपको लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप सीधा सीधा पढ़ते पढ़ते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ ए न्यूमरेटर। एक नंबर n है न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि वो उससे जो डिनोमिनेटर है वो उससे 4 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ n, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n/4 + 2n, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे बढ़ते हैं, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, मतलब ऊपर वाले में से भी 6 माइनस कर दिया और नीचे वाले में से भी 6 माइनस कर दिया, देन उसके बाद, मतलब उसके बाद क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर का। फिर से वही वाली चीज़ करनी है, 4 + 2n - 6 कर दिया, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, तो 12 गुना हो जाता है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या होना, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है बस, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 2n - 2, ये हो गया 12n - 72,
और इसको क्या करते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं, इसको इधर, तो हो गया 70, ये हो गया आपका 10n, और n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 7 आ गई। बस अब क्या करना है हमें, क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो ऊपर वाला 7 आ रहा है, इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, या तो नीचे 18 आएगा या 16। चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पर भी। तो ऊपर तो 7 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस 7 टू 14, कितना आ गया 18, 7/18। तो ये वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है, इजी था। तो ये तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पढ़ के भी आप मतलब सिर्फ देख के ही क्वेश्चन हो जाएगा। करो इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई, मेरे वाले मेथड से करना, रेशियो वाले मेथड से। देखो क्या बोल रहा है, फिर से पहले पढ़ लेते हैं इसको। 94 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 94 है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट x हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 94 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। इन सच ए वे फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट का 5वां पार्ट डिवाइड बाई 5, और 8th पार्ट ऑफ द सेकंड, इसका 8वां पार्ट का रेशियो कितना है, 3:4 है, 3:4 है, 3:4 मतलब। और पूछ क्या रहा है, पहला वाला पार्ट पूछ रहा है, तो वो 3x का मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो 3 के टेबल में आंसर आता होगा। अब बताओ कौन सा इसमें से 3 के टेबल में नहीं आता है, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। मतलब मैंने सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ा, और मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने ये तो डिसाइड कर लिया इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी कभी इस टाइप से आपका क्वेश्चन फंस जाता है, तो एक को वैल्यू पुटिंग से कर लो, या तो इसको आप पहले वाले को ही मान लेते हैं, चलो 30 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू हम 30 मान लेते हैं, तो 30 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे पुट कर दी मैंने, यहीं पर ही मैंने 30 पुट कर दी, 30 डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे -30। तो इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं क्या 3/4 रेशियो आ रहा है इनका कि नहीं आ रहा। 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 6:2, और ये कितना हो गया 94 में से 30 गया, ये बचा 64 डिवाइड बाई 8, और ये आपका कट के आ गया 8, तो 6:8 का रेशियो आ गया। इसको काट सकते हैं हम 3:4, तो बिल्कुल सही, मतलब हमने जो ऑप्शन जो वैल्यू पुट करी है 30 वो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ईजी था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर जल्दी करोगे तो जल्दी तभी तो होगा ना मैथ्स। ठीक है, वो तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आगे चलते हैं। देखो, और पता है मेरे पास मैसेज आता है एग्जाम के बाद, सर बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया था, बट डीएस ट्रिक वाले जो बच्चे हैं वो कभी मार नहीं खाएंगे। डीएस मतलब डिफेंस स्पेक्ट्रम की ट्रिक है, वो मेरी खुद की ट्रिक है, यूट्यूब पे खूब मतलब आप मेहनत कर लेना, कहीं नहीं मिलेगी आपको ये ट्रिक्स। देखो इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। क्या बोल रहा है, एरिया एक सर्कुलर फील्ड है, उसका एरिया बता दिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr², कितना दिया है 13.86 हेक्टेयर है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को आर निकालना है एक्चुअली में, क्या वो बोल क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग एट विच द रेट। तो अपने को यहाँ से 2πr निकालना है, 2πr इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तभी तो हम उसकी कॉस्टिंग निकाल पाएंगे। और 2πr को किससे इंटू करना है, 4.4 से इंटू करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √13.86 डिवाइड बाई 5, तो ये वाली आर की वैल्यू अपने को यहाँ पे पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है। ये तो सर बहुत टफ हो गया सर, बिल्कुल बहुत टफ हो गया, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बट 44 किसके टेबल में आता है, जल्दी से बताओ। 11 के टेबल में आता है, 11 4 जा 44, मतलब वो जो अपना आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल है। मतलब आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी ट्रिक आती है तो बड़े आराम से आप कर लोगे। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी ट्रिक क्या है, कोई भी अगर 11 की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जो डिविजिबल होता है नंबर की नहीं, ABCDE इस तरीके से कोई भी नंबर है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऑड प्लेसेस को एक साथ ऐड करना है और इवन प्लेसेस को एक साथ ऐड करना है, और उन दोनों को माइनस कर देना है, और कुछ नहीं करना। जैसे कि मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो जैसे 121 ले लिया हमने, तो इसमें ऑड प्लेस कौन कौन सी है, ये वाली एक एक छोड़ के ये और ये, तो 2, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो 2 ये आ गया, 2 - 2 0, तो ये डिविजिबल है, या तो 0 आ जाए या तो फिर 11 आ जाए, 0 आ जाए या तो खुद 11 आ जाए, तो दोनों केसेस में वो डिविजिबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कौन सा 11 का कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो 8 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 8 और 8 कितना हो गया 16, और यहाँ पे कितना हो गया -2, कितना आ गया 14। यहाँ पे भी वही 8 और 8 16 -3, 16 -3, यहाँ पे हो गया 8 8 16 -4, 16 -4, यहाँ पे 8 8 16 और यहाँ पे 5, 16 -5, तो यहीं पर ही केवल 11 आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा, तो केवल एक ही केस है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करा है, एक मैंने पेन भी नहीं उठाया है, और लिटरली मैं इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जब एफकेट वगैरह में, क्योंकि इसी टाइप को आपको क्वेश्चन को अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ये मेरी खुद की ट्रिक्स है कि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि पाई आ रहा है और पाई में क्या आता है 22/7, तो कभी भी 22 खुद एक 11 का मल्टीपल है, तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे पाई आ रहा हो, तो आप सीधा 11 से आंसर को डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ये आप ट्रिक करके नोट करके कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना कि सर ने बोला था, डिफेंस स्पेक्ट्रम वाले सर ने बोला था कि जब भी कभी आंसर में पाई आ रहा हो तो वो 22/7 वैल्यू लेते हैं, तो वो 11 से डिविजिबल होता है अपना आंसर, 11 से डिविजिबल होगा अपना आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मतलब एक क्वेश्चन करने में मजा है, मतलब वरना तो फिर वही है कि क्या ही करना है फिर, है ना। देखो इसको पढ़ो,
एक पी मशीन है कैन प्रिंट 1 लाख 1 लाख बुक 8 घंटे में प्रिंट कर देती है। अगली मशीन है क्यू, क्यू जो मशीन है सेम नंबर ऑफ बुक 10 घंटे में प्रिंट कर देती है। अगली मशीन है आर, वो सेम नंबर ऑफ वो 12 घंटे में कर देती है। तो एक 8 में कर रही है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया 12, एक सॉरी 10 है और अगली 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। अब इसको एलसीएम लेना है अपने को फटाफट। एलसीएम लेना आता है बच्चों, बताओ फटाफट। आता नहीं आता, काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा। 8 मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको एलसीएम लेना होता है। देखो यहाँ पे आपने लिखना है 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, फिर इनको तीनों को एक साथ वो करना है। तो 2 से पहले चेक कर लेते हैं। 2 ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, फिर से 2 से कर देंगे। 2 ये हो गया 5 का 5 बच गया और ये बच गया 3। तो आगे तो ये किसी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टू जा कितना हो गया 10 और 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 इंटू 12 कितना आ गया 120। 120 अपना कितना क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो ये कितनी वो बना देगा चेयर 15, मतलब चेयर बोल लो एक्चुअली, क्या मैं चेयर से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मेरे से तो चेयर मुंह से निकल रहा है, बट यहाँ पे 15 वो प्रिंट हो जाएंगी, यहाँ पे 12 और यहाँ पे हो जाएंगी 10, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ पढ़ते हैं। ऑल द मशीन स्टार्टेड एट 9 AM, 9 बजे सारी स्टार्ट होती हैं प्रिंटिंग के लिए, वाइल मशीन पी क्लोज एट 11, मतलब वो 9 बजे तो स्टार्ट करते हैं। 9 AM पे वो तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, पी क्यू और आर तीनों स्टार्ट करा, और लेकिन 11 बजे पी वाले ने बंद कर दिया, क्यू और आर अपना बाकी काम कर रहे हैं। द रिमेनिंग 2 मशीन वर्क, वो बोलता है ना द रिमेनिंग 2 मशीन विल वर्क कंप्लीट द वर्क अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द, ठीक है, मतलब बाकी दो कितने टाइम बाद वो कंप्लीट कर देंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो 11 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। 2 घंटे इन सब ने काम कराए, ठीक है। तो इसको 2 इंटू क्या क्या था इनका, 15, 12 और 10, इसको कर लो। 15 हो गया, 12 हो गया और 10 हो गया, कितना आ गया ये आ गया आपका 74। तो 74 तो काम हो गया है, 120 में से 74 काम हो गया है। तो 120 में से 74 को माइनस कर देते हैं, कितना बच गया 46, ठीक है। अब 46 जो काम है वो किस किस को करना है, केवल इन दोनों को, क्योंकि पी तो छोड़ के चला गया है। तो क्यू और इसको करना है, क्यू और आर को करना है। तो 12 और 10 कितना हो गया, सॉरी गाइस ये थोड़ा साइड में आ गया, हाँ। तो नीचे 12 + 10 को इसको सॉल्व कर दो, 12 + 10 है ये, 12 + 10 इसको सॉल्व करना है। तो ये आ गया 46 डिवाइड बाई 22। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया 22 44, तो कुछ मतलब 2 घंटे कुछ मिनट करके आएगा। 2 आवर तो है कुछ, मतलब 1 या 2 मिनट आगे कुछ ऐसा आएगा। तो उसने एग्जैक्ट हमसे पूछा है, अप्रॉक्सीमेट पूछा है। तो 2 घंटे हो लगेंगे 11 से, तो 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 1 आएगा, तो 2 घंटे हो गए। तो 1 के आसपास कुछ टाइम होगा, 1 से ऊपर हो होगा, बट ऑप्शन के अंदर सबसे क्लोजेस्ट आंसर यही है, तो ये आंसर हो गया। इजी था क्वेश्चन, मतलब ये था क्वेश्चन जो कि करने लायक था, मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता, ठीक है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इसको। आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, ये रेट दे दिया अपने को, ये टाइम दे दिया, ये अपने को ऐसा ही दिया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विद द सेम अमाउंट, ठीक है ठीक है। अब क्या करेगा बच्चा, सर यहाँ पे अपने को पी नहीं दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो सिर्फ सारी वैल्यू निकाल के ऐसे ये दिया हुआ है, पहले पी फाइंड कर लेते हैं, गलत। उसने आगे पहले पढ़ लेना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा पढ़ लेना चाहिए। पी अपने को गिवन नहीं है, पी इसको मान लेते हैं, यहाँ 5 है, 5% रेट है, यहाँ पे 8 ईयर टाइम है, ठीक है। और ऐसा ही अपने को गिवन नहीं रहा। ये ऐसा केवल घुमाने के लिए दिया हुआ है, मतलब काइंड ऑफ बनाने के लिए अपने को बना रहा है वो एग्जामिनर, अपने को मतलब वो अपने को सी मानता है, इसलिए वो अपने को ये वाली चीज़ दे रहा है कि बच्चे को थोड़ा बनाया जाए। बट वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट कैन बी इंटरेस्टेड एंड सेम सम मिल जाए, मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही सेम आ जाए एट द सम ऑफ 5, मतलब पी तो पी सेम है यहाँ पे, रेट की वो बात हमें पता नहीं, मतलब यहाँ पे इसको एक्स मान लेते हैं, इसको आर ही मान लेते हैं, R% रेट है और 5 ईयर दे रहा है, टाइम कितना दे रहा है 5 ईयर 5 ईयर। तो बोल रहा है रेट कितना होगा, वो ये पूछ रहा है, यहाँ पे ब्लैक पेन ले लेता हूँ कि रेट कितना होगा ताकि इसका ऐसा ही और इसका ऐसा ही दोनों का सेम आए, दोनों का ऐसा ही क्या है सेम आए। तो अपने को क्या चीज़ करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे PRT लिख दो अपॉन 100, यहाँ पे लिखो PRT अपॉन 100, दोनों को क्या करना है बराबर करना है। अपने को पी भी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पी तो दोनों में कॉमन है, तो पी से पी कटेगा। यहाँ पे आर अपने को फाइंड करना है, टी की वैल्यू कितनी दी है हमें 5, इसको यहाँ पे पुट कर दो 5 अपॉन 100। यहाँ पे 5 और 8 है, ठीक है, यहाँ पे हो गई 5, ये हो गई इंटू 8 अपॉन 100। इस 100 से 100 कटा, 5 से 5 कटा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 8% होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8%, 8% ये रहा। इजी था क्वेश्चन। तो ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ना, ये वाली जो वैल्यू दी है उसने केवल पागल बनाने के लिए दी हुई है, ताकि बच्चा इसको निकाले कि भाई क्यों दिया भाई, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना चाहिए एक बार, क्योंकि वो आगे वाली लाइन हमने पढ़ी नहीं और हम पहले अगर सॉल्व करने लगे तो फालतू में क्वेश्चन लंबा हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए बोलते हैं हमेशा किस तरीके से एग्जाम को देना है, एक वीडियो में लेकर आऊँगा उस चीज़ के रिगार्डिंग, कि आपको मतलब एग्जाम में अगर जाके बैठ रहे हो तो कैसे आपको एग्जाम देना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखो
जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इसको किस तरीके से करते हैं, अगर आप एक डायग्राम बना लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक मेरठ लिख लो, यहाँ पे दिल्ली लिख लो। क्या बोल रहा है, ट्रेन लीव मेरठ एट 5 AM, वो सुबह 5 बजे एक ट्रेन है, तो उसका डायग्राम मैं ऊपर बनाऊंगा। तो सुबह 5 बजे यहाँ से निकलती है और 9 बजे पहुँच जाती है 5 AM, और वो 9 AM पे यहाँ पे पहुँच रही है। उसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है, 4 आवर्स। और अनदर ट्रेन है, वो दिल्ली से निकलती है सुबह 7 बजे, वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, एरो मैंने इस साइड लगाया है। तो यहाँ से वो 7 बजे निकलती है और यहाँ पे वो 10:30 बजे पहुँच जाती है, 10:30 AM। तो इसको कितने लग रहा है टाइम, 3.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। एट व्हाट टाइम द टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। तो देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन ए ने कवर करी है, और डिस्टेंस जो ट्रेन बी ने कवर करी है, दोनों चीज़ बराबर है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए, टाइम कितना लगा उसको, 4 घंटे। अगले स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल इंटू टाइम कितना लगा उसको, 3.5 आया। तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। अपने को पहले स्पीड का रेशियो निकालना था, वो आ गया, कितना आ गया, 3.5/4। तो एक काम करते हैं, इसको इसको जीरो, यहाँ से एक जीरो लगा के पॉइंट को खत्म कर देते हैं, तो 35/40 आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, ये आ गया आपका 7 जा, ये हो गया 8 जा, तो 7:8 इसका रेशियो आ गया, किसका, स्पीड का रेशियो आ गया ये। तो यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यस सर, कैसे सर, ये वाले जो 7 वैल्यू यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, 7 4 जा, तो ये यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 28 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये पूरा जो पाथ है, ये हो गया 28 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि वो कब एक दूसरे को मतलब वो करेंगी, क्रॉस करेंगी, या फिर कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या यही पूछ रहा है। एट वाट टाइम द टू ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर। तो मीटिंग टाइम पूछ रहा है वो, और मीटिंग टाइम हमेशा टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी होता है। ये जो पेड बच्चे उनको पता होगा किस तरीके से मैं करवाता हूँ वाले क्वेश्चन, कि दोनों का मीटिंग टाइम। चलो आप एक एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे एक समझो एम नाम का एक लड़का, यहाँ पे डी नाम का लड़का है, वो सेम टाइम से घर से निकल रहे हैं, ये भी 7 बजे निकला, ये भी 7 बजे निकला। तो वो उनको 2 घंटे बाद वो एक जगह पे कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो दोनों को टाइम तो बराबर लगेगा, इसको भी 2 घंटे लगेंगे, इसको भी दो घंटे लगेंगे, भले ही दोनों की स्पीड कुछ भी हो, है ना। तो उसको मीटिंग टाइम बोलते हैं, टाइम ऑफ ए इक्वल्स टू टाइम ऑफ बी होता है। यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ये तो मैंने एक समझाने के लिए बताया था बस आपको। तो यहाँ पे मीटिंग टाइम पूछ रहा है वो, कि जब वो मिलेंगे तो कितना टाइम हो रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको साइड में लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपको बता पाऊँ मैं ये वाली चीज़, ठीक है। इसको भी यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, और ऊपर वाले को भी रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ट्रेन चल रही है, एक सेकंड, पेन कहाँ चला गया, हाँ, यहाँ से जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था ना स्पीड, स्पीड तो हमने फाइंड कर लिया। और इसकी कितनी स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर। बट एक चीज़ आपने ध्यान नहीं करा होगा, ये सुबह 5 बजे चल रही है और ये सुबह 7 बजे चल रही है। तो इसको भी यहाँ पे हमें 7 बजे ही चलाना होगा, तभी दोनों का टाइम सेम होगा, तभी दोनों का मीटिंग टाइम सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 5 से 6, 2 घंटे इसको चलना है, 5 से 6, 6 से 7, तो 2 घंटे में कितने चल लेगी, 7 दूनी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुकी होगी। मतलब यहाँ से हमें फाइंड करना है, यहाँ से बचा कितना, देखो 28 में से 14 माइनस कर दो, कितना बचा, 14 किलोमीटर बचा। अब ये वाली जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी बची, 14 किलोमीटर ही बची, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये तो आपको पता होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस यही टाइम की वैल्यू यहाँ, मतलब यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। ये वाली डिस्टेंस अगर मैं पूरी डी मान लेता हूँ, तो ये वाली कितनी बच गई है, 14 माइनस डी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बताओ, ये डी डिस्टेंस है, स्पीड इसके 7 है, यहाँ पर ये 14 माइनस डी है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये हो गया आपका 8D, ये हो गया आपका 7 × 14 माइनस 7D। तो ये 7D यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो गया ये पूरा 15D, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे आके, और 7 × 14, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 × 14 डिवाइड बाई 15, ये आ गई डी की वैल्यू। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये इस डी की वैल्यू आ गई है। अपने को निकालना है टाइम, अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ तक 7 बज रहे हैं, बाकी इस वाली डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस वाली ट्रेन को, ट्रेन ए को, जिसकी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ट्रेन ए को टाइम लगेगा बताओ कितना, वही फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो अपने को टाइम निकालना है, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, ये है 7 × 14 डिवाइड बाई 15, और स्पीड कितनी है इसकी, जल्दी से बताओ, 7 है, तो 7 2 जा, तो इसको सॉल्व कर दो, 14 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 15, तो इतना टाइम और लगेगा। तो गाइज ये वाला जो आपका टाइम आया ना, ये आया है आपका मिनट, मतलब ये आवर्स में आया है, 14/15 आवर्स। तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से इंटू करना पड़ेगा। फिर 6, ये हो गया 4 जा, ये हो गया आपका 56 मिनट्स, ठीक है। तो 56 मिनट और लगेंगे, मतलब 7 बजे के बाद 56 मिनट और लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7:56 मिनट। मतलब ये वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि लेंदी क्वेश्चन था और थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट इतना भी नहीं था कि मतलब जितना आपने बना रखा है, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन है, बट हाँ कैलकुलेशन इसने ज़्यादा करी है, क्योंकि कई बार इसके अंदर हमको अपने को डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला लगाए और कई बार लगाए, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा बोला जा रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर।
एक बार इसको पढ़ पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ट्रेन की जो इतना मीटर लॉन्ग है, मूव एट द स्पीड ऑफ इतना मीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर पे इतना है, क्रॉस अनदर ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, 6 सेकंड में कर देती है स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन। देखो ये क्रॉसिंग टाइम वाले हैं, मतलब एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले तो। एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ होगी 100 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 120 मीटर। तो इसकी जो स्पीड है, ये जो यहाँ से जो जा रही है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड अपने को नहीं पता, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस कर देती हैं। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे आवर है, तो इसको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो आपको बेसिक है, ठीक है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम अपने को गिवन है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कवर कर लेती है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे बस रिलेटिव स्पीड आता है और कुछ नहीं है, ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया। तो अपने को टाइम गिवन है, क्रॉसिंग टाइम जिसको बोल सकते हैं। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है इन दोनों का सम, 100 मीटर प्लस 120 मीटर अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। और जब भी एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो रिलेटिव की स्पीड क्या होगी यहाँ पे, प्लस होगी। बहुत ही बढ़िया, तो हो गया 50 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6 सेकंड। इसी था, इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कि ये आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है, और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो किसी एक चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस चीज़ को करें, पहले आंसर चेक कर लेते हैं ना, किसमें, किलोमीटर पर आवर में है। तो गाइस इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे। इसको कर लेते हैं किलोमीटर में, ऊपर वाले को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं और इसको आवर में, क्योंकि अपना आंसर जो आ रहा है ना वो किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। तो पहले इसी चेक करके फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर आ गया आपका 200 कितना आ गया, 220 मीटर है, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर आ जाते हैं। ये हो गया आपका 50 प्लस एक्स, और ये हो गया 6। अब इसको हमें करना है आवर के अंदर, तो इसको 3600 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका आवर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से मैं आवर लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसको भी अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किलोमीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। यहाँ से अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए, और कुछ कट रहा है, ये हो गया 6 बन जाए, ये हो गया 6 जा 36, इस एक जीरो से वाला जीरो कट गया। ये हो गया आपका 50 प्लस एक्स, इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। 6 टू 12, 2 1, 6 टू 12 132। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 132 माइनस 50, तो कितनी हो गई, 82 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं इजी मानूंगा कि बहुत इजी था, बस आपको इसके अंदर ये चीज़ चेक करनी है कि भाई हमको किस में कन्वर्ट करना था, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। एक तो है फॉर्मूला, इसको फिर से मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ। एक तो फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, एक हो गया डिजिटल सम वाले मेथड से सॉल्व हो सकता है। दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो पहले मैं फॉर्मूला वाला भी बता देता हूँ। फॉर्मूले से कैसे होगा, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख सकते हो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। तो ऊपर वाला कैसे लिख सकते हैं, 2.25, ध्यान से देखना, 2.25 प्लस 1.25। एक तो ये लिख कह सकते हैं ब्रैकेट के अंदर फिर से 2.25 माइनस 1.25, और नीचे तो 2.25 माइनस 1.25 है। तो ऑलरेडी इससे ये कट हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, कितना आ गया ये 3.25 हो गया, और 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3.5 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका है डीएस मेथड। देखो उसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ, डीएस मेथड। 2.25 यहीं से इसको कर लेते ना, सीधा आपको डिजिटल सम करके लिखना है। 5 6 7 8, ऊपर हो गया 8 का स्क्वायर, मतलब पॉइंट वगैरह नहीं चेक करते इसके अंदर, 5 6 7 8। तो यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर हो गया यार, ये भी चलो कोई बात नहीं। नीचे देख लेते हैं, नहीं ये 8 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 6 7 8, नहीं ये 9 का गैस, ये वाला होगा आपका 9 का स्क्वायर, और अगला वाला होगा आपका गैस 8 का स्क्वायर। और नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 6 7, ये भी 9 माइनस 8 आ जाएगा नीचे। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस, और 8 का स्क्वायर 64, और नीचे तो 1 आ गया। इसको सॉल्व करना है, फिर से ये कितना आ गया, डिजिटल सम इसका 9 आ गया, इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 6 और 4 10 हो गया, तो इसका 1 आ गया। तो जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा, जिसका डिजिटल सम 8 आ रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका तो 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5 6 7 7 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 5 6 7 8 8 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, तो ये आंसर हो गया। तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, डिजिटल सम वाले मेथड से बता दिया, फॉर्मूले वाले मेथड से बता दिया। तो मैं यूजुअली डिजिटल सम वाला मेथड लगाता हूँ, लेकिन याद रखना डिजिटल सम कब नहीं लगेगा, जब नीचे 3 6 और 9 आता है, जब डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ तो 1 आ गया, क्योंकि 9 माइनस 8 कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ तो। लेकिन जब भी कभी 3 6 8 आ जाता है, ये 3 6 9 आता है, ये पेड वाले बच्चों को पता है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि अभी ये वाला एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है, आपको भी समझ में भी नहीं आएगा कि इसके लिए टेक्निकली 1 घंटे की क्लास चाहिए मेरे को, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, अभी आप सिर्फ इतना देखो कि आपको लगा पा रहे हो कि नहीं। आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी डिजिटल सम से हो जाएगा।
चाहे तो आप इसको डिजिटल सम से कर लो, जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब मेरे हिसाब से तो कैसे भी हो जाएगा ये। देखो मैं आपको इसको डिजिटल सम से भी करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ एक बार, बस आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये कितना होता है 1/9 होता है ये कितना होता है 1/11 होता है, बस क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है ना, ये फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करके लिखना है, ये इंटू में आता है, ऑफ का मतलब इंटू हो गया इंटू, ये कितना हो गया आपका 7, ये हो गया 1/14, ठीक है ये वाला पार्ट, और ये वाला कितना हो गया, ये होता है आपका 16, 1.6, ये 1/16 होता है, ठीक है। बस आपको ये वाली चीज़ फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको याद करवा रखी है, कहाँ तक 24 तक याद करवा रखी है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, वो चार्ट आपको पूरा एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी इस टाइप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इंटू 11088 है, तो अपना आंसर एक्स आ जाएगा, अपना आंसर इसको सॉल्व करने से एक्स आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है इसको इसको आप एक चीज़ कर सकते हो, इसका डिस्टेंस निकालो फटाफट, 8 1 9 8 1 9, इसका डिस्टेंस आ गया 9, इन सबको जो इंटू में इसको इधर लेकर आ जाओ सबको, तो इधर आके, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे सब आके क्या हो जाएगा इंटू में आ जाएगा, और 9 का कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो 9 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो गाइस ये डिस्टेंस हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड 9 आ गया, और 9 का मल्टीपल कुछ भी करोगे तो आंसर वही आना है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉरी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब भी कभी 3 यही डिस्टेंस का वो है लिमिटेशन है, 3 6 और 9, ये नंबर जब भी आ जाएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन आ जाएगा, बट यहाँ पे दोनों साइड 9 आ रहा है और यहाँ पे भी 9 आ गया डिवाइड में, तो ये मैंने चेक नहीं करा था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 आ रहा है डिवाइड में, तो ये नहीं हो पाएगा, ये डिस्टेंस हमसे नहीं होगा, तो अपने काम कर सकते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, 1/9 1/11 1/14 और ये 16, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में टाइम वेस्ट ना करो अपना। जब भी कभी ऐसा दिया हो ना, सबसे पहले 11 से डिवाइड करके चेक करना मतलब 11 देखो, सबसे कट कट के एक पर्टिकुलर आंसर आना है, तो सबसे पहले आप 11 से डिवाइड करना है इसको, तो 11 से डिवाइड करने से ये इस तरीके से बच जाएगा 1/9 1/14 1/16, ये आपका बच गया कितना इंटू में, ये आपका बच गया 1008, क्योंकि आप ऐसे इसको एक्चुअली चेक कर सकते हो 1008 फिर 1008, तो ये इस तरीके से 11 यही आ जाएगा इंटू करने से, ठीक है, तो ये आपका आ गया। फिर जो नेक्स्ट करना आप फिर वो 9 से करना, ठीक है, तो 9 से अगर डिवाइड करोगे तो ये आ गया 1 और 1 जा 9, फिर कितना बचा फिर से 1 जा 9, फिर 2 जा 18, तो 112 आ गया। अब कितना बचा 14 बच गया और 16 बच गया, ऊपर बच गया 112, और 14 से एक बार डिवाइड करके चेक करो, 14 14 कितना जा, पहले एक बार 8 जा 80 और 8 4 जा 12, 12 हो गया 12, तो 2 92, 8 4 जा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया 80, ठीक है, और 8 4 जा 32 होता है, सॉरी सॉरी 2 और ये हो गया 112, सही है, तो ये 8 से कट कट जाएगा यहाँ पे, फिर ये हो गया आपका 1/16 और ऊपर 8 आ गया, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये? इसका आधा हो गया 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, तो अब आपका आंसर हो गया ये वाला 0.5। तो गाइस अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब वो कभी खत्म ही ना हो, चलता ही रहे, तो आपको ये चेक ही करने पड़ेंगे डिवाइड कर करके। यहाँ पे 18 को पहले 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा पहले पॉइंट, फिर आ जाएगा आपका 3 से, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लगा लेते हैं, इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो गाइस ये आ जाएगा आपका 54, तो इसको सॉल्व करो तो ये आ गया आपका 16, फिर एक जीरो और लगेगी, फिर अब 18 जा 18 8 जा 18 8 जा कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 144, ठीक है, फिर 144 आ गया 8 जा, अब इसको माइनस करो 160 में से, तो आ गया आपका फिर से 16, फिर से जीरो लगेगी, फिर से 8 जा, फिर 44, फिर 144, फिर से कितना बच गया 16, तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, तो हमने पहला ही चेक करा और पहला ही रिपीट हो रहा है, मतलब 3 के बाद 8 8 8 8 8 8, तो 3 मतलब 8 के ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर ही आपका लेक्चर खत्म होता है, और आपको अगर प्लेलिस्ट जाके देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट है एफकेट की, एग्जाम से पहले अगर वो जाके भी कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने जीएस पूरी ट्रिक के साथ बता रखी है, और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो दोनों से आपका मतलब ये मानो कुछ नहीं तो 40 to 50 मार्क्स का फ़ायदा होगा, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।